अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर बैसनवर है और हम चैप्टर इनहेरिटेंस जो है वो कवर कर रहे थे। एबीओ सिस्टम के ऊपर हमने बात की थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो एबीओ के बाद जो है वो आरएच जो है वो क्लिनिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम है और ये ड्राइव हुआ था रीजस मंकी से। ये वही भाई साहब हैं जिन्होंने जो है वो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो डिस्कवर किया था ना। एंटीजन्स जो है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर उसको हम डी एंटीजन का नाम देते हैं। ठीक है, ये एंटीजन का नाम है डी एंटीजन, इसको आरएच फैक्टर भी कहते हैं। तो आपने अब तक जो है वो आरएच फैक्टर के नाम से सुना होगा ना। जिनके पास डी एंटीजन होती है वो आरएच पॉजिटिव होते हैं, तो इसकी प्रेजेंस जो है उसकी वजह से ये पॉजिटिव हो जाते हैं, और जिनके पास ये एब्सेंट होती है वो नेगेटिव होता है ना। जिस तरह से एबीओ सिस्टम की इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो ट्रांसफ्यूजन्स के अंदर प्रॉब्लम कर सकती है, बिल्कुल इसी तरह आरएच की इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो भी ट्रांसफ्यूजन्स के अंदर प्रॉब्लम कर सकती है। ना सिर्फ ट्रांसफ्यूजन के अंदर बल्कि ये न्यूबॉर्न के अंदर एक बीमारी भी कॉज करती है जिसको हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अच्छा, अभी जो डी जीन है हमारे पास, इसकी दो अलील्स हैं। एक कैपिटल डी है जो कि आरएच फैक्टर बनवाएगी और एक स्मॉल डी है जो कि इनहिबिट करेगी आरएच फैक्टर को। ठीक है ना। तीन तरह के हमारे पास जीनोटाइप्स होते हैं। कोई शख्स ऐसा होगा जिसके पास दोनों कैपिटल डी होंगी, या एक ऐसा होगा जिसके पास एक कैपिटल डी स्मॉल डी होंगी। इन दोनों के अंदर जो है वो डी एंटीजन प्रोड्यूस होगा और ये आरएच पॉजिटिव होंगे, और वो जीनोटाइप के जिसके पास दोनों स्मॉल डी हों इनका जो है आरएच फैक्टर प्रोड्यूस नहीं होगा और ये आरएच नेगेटिव होंगे। तो जो लोग आरएच पॉजिटिव होते हैं, ये फेनोटाइप हो गया, इनके अंदर आरएच फैक्टर या डी एंटीजन मौजूद होती है। इनका जीनोटाइप या तो कैपिटल डी होता है, या आप इसे कैपिटल आर एच पढ़ते आए हैं। ठीक है, या कैपिटल डी स्मॉल डी होता है, कैपिटल आर एच स्मॉल आर एच। ठीक है, एक ही बात है। इनके अंदर एंटी आरएच एंटीबॉडी नहीं बनती, क्योंकि जाहिर है इनकी अपनी एंटीजन है, तो ये उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाएंगे। तो इनके अंदर दोनों का ट्रांसफ्यूजन आप कर सकते हैं, पॉजिटिव भी डाल सकते हैं, नेगेटिव भी डाल सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव के ऊपर तो डी एंटीजन है ही नहीं। आरएच नेगेटिव जो है इनके अंदर ये एंटीजन एब्सेंट होती हैं, इनका जीनोटाइप एक ही होता है, स्मॉल डी स्मॉल डी। इनके अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो प्रोड्यूस हो सकती हैं, और इनके अंदर जो ट्रांसफ्यूजन है वो सिर्फ इनके अपने जैसा होता है। अच्छा, पहले हमने देखा था कि जो ओ है उसे आपने यूनिवर्सल डोनर कहा था, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि दोनों ओ नहीं, ओ नेगेटिव जो है वो एक्चुअल यूनिवर्सल डोनर है। सिमिलरली ए बी जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, लेकिन ए बी पॉजिटिव। एंटीबॉडीज़ की अगर हम बात करें तो आरएच के खिलाफ, आरएच फैक्टर के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती हैं, एंटी आरएच एंटीबॉडी। अच्छा, एक फ़र्क है, जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है ना, फॉर एग्जांपल किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए है तो उसके सीरम के, उसके प्लाज्मा के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको एंटी बी एंटीबॉडीज़ मिल जाएंगी। सिमिलरली जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके प्लाज्मा के अंदर अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर एंटी ए एंटीबॉडीज़ मिल जाएंगी। लेकिन क्योंकि ये वाली जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, एबीओ सिस्टम की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, उनको स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं होती, ये पैदाइश से बनना शुरू हो जाती हैं और ये स्मॉल अमाउंट्स के अंदर मौजूद होती हैं ब्लड के अंदर। लेकिन जो आरएच के खिलाफ एंटीबॉडी होती है वो तब तक नहीं बनेगी जब तक जो रॉन्ग ब्लड है वो बॉडी के अंदर नहीं जाता। यानी कोई अगर आरएच नेगेटिव है उसके अंदर तब तक एंटी आरएच नहीं होगी जब तक उसके अंदर आरएच पॉजिटिव ब्लड नहीं जाएगा। तो ये एक छोटा सा फ़र्क है कि एबीओ एंटीबॉडी जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद होती हैं, जबकि आरएच एंटीबॉडी जो हैं उनको स्टिमुलस चाहिए होता है। जब भी एक्सपोजर होगा आरएच फैक्टर का तब एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट होंगी, और एक बार एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाएंगी तो उसके बाद वो रुकती नहीं है, तो वो लाइफ लॉन्ग जो है वो एंटीबॉडीज़ कंटिन्यूसली बनती हैं ना। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की अगर हम बात करें तो मदर के अंदर आरएच एंटीबॉडीज़ बनती हैं और वो क्रॉस करके जाती हैं प्लेसेंटा से, और बेबी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। ये कब होता है? जब मदर जो है वो एंटी आरएच एंटीबॉडी बनाए और वो प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस करके जाएँ और बच्चे के अंदर जाके हीमोलाइसिस करवाना शुरू करें, यानी रेड ब्लड सेल्स जो है उनका ब्रेक डाउन करवाना शुरू करें। ऑब्वियसली जब रेड ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन होंगे तो बच्चा जो है वो एनीमिक हो जाएगा, यानी उसके अंदर खून की कमी हो जाएगी। एनीमिक फीटस जो है उसके अंदर, अच्छा, जब भी एनीमिया होता है, बहुत ज़्यादा एनीमिया जब होता है तो जो आरबीसीज होते हैं, जो मैच्योर आरबीसीज होते हैं वो एरिथ्रोसाइट्स कहलाते हैं, राइट। और इससे पहले जो इनका स्टेज होता है वो एरिथ्रोब्लास्ट कहलाता है। तो नॉर्मली ये बोन मैरो के अंदर बैठे रहते हैं और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो फिर ये बाहर आते हैं, बट जब बहुत ज़्यादा एनीमिया होता है तो आपको ये एरिथ्रोब्लास्ट जो हैं ये बाहर ब्लड के अंदर नज़र आता है। तो चूँकि बहुत ज़्यादा एनीमिया है तो जो फीटस है वो इमेच्योर आरबीसी जो हैं जिन्हें एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं वो ब्लड के अंदर छोड़ना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहता है। अब इस कंडीशन के अंदर इतना ज़्यादा एनीमिया हो सकता है कि इसकी वजह से अबॉर्शन भी हो सकता है और स्टिल बर्थ भी हो सकती है, यानी बेबी अंदर मर भी सकता है और पैदाइश के बाद भी मर सकता है। ठीक है, मरा हुआ पैदा भी हो सकता है ना। इवन इफ द प्रेगनेंसी कंटिन्यूज, लिवर और जो स्प्लीन है, चूँकि अर्ली जो इनिशियली जो रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन स्टार्ट होती है वो लिवर और स्प्लीन से होती है। तो लिवर जो जब बोन मैरो इनफ नहीं काम कर पा रहा होता तो जो लिवर और स्प्लीन है वो दोनों जो हैं वो मुसलसल आरबीसी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो स्वेल हो जाता है।
अच्छा, इतने ज़्यादा आरबीसी जब ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं तो आपको पता है कि रेड ब्लड सेल के ब्रेक डाउन से जो पिगमेंट्स बनते हैं उनमें एक पिगमेंट जो है वो बिलिरुबिन होता है। तो बिलिरुबिन एक्यूमुलेट होने लगता है जिसकी वजह से जॉन्डिस हो जाता है, आईज और स्किन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। इतना ज़्यादा जॉन्डिस जो है वो ब्रेन के लिए भी बहुत डैमेजिंग होता है, तो वो ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम्स कॉज करता है। तो बच्चा अगर अलाइव भी बॉर्न होता है तो वो इतना ज़्यादा हिमालिटिक होता है, उसके अंदर इतना ज़्यादा एनीमिया होता है, इतना ज़्यादा जॉन्डिस होता है कि उसके सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं। तो ऐसे बच्चे जो हैं उनका जो ब्लड है वो इमीडिएटली रिप्लेस करना होता है, जो RH नेगेटिव ब्लड जो है वो देना होता है, जो कि एंटी RH एंटीबॉडी से फ्री हो। एरिथ्रोब्लास्ट और एरिथ्रोसाइट्स में एक फ़र्क ये होता है कि एरिथ्रोब्लास्ट जो होते हैं उनके पास अभी भी न्यूक्लियस मौजूद होता है, जबकि जो मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स होते हैं उनके पास उनके सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो ये यहाँ पे इमेज के अंदर आपको नज़र आ जाएगा, कहाँ गया ना, मैटरनल सर्कुलेशन ये दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये जो ब्लड वेसल नज़र आ रही है इसके अंदर मैटरनल RH नेगेटिव रेड ब्लड सेल्स हैं। फीटस के RH पॉजिटिव सेल्स, यहाँ पर बच्चे के RH पॉजिटिव सेल्स हैं वो एंटर कर जाते हैं मैटरनल सर्कुलेशन में किसी वजह से, किसी तरह से जो बच्चे के सेल्स हैं जो कि RH पॉजिटिव हैं वो एंटर हो गए मदर के अंदर। मदर जो है वो RH नेगेटिव थी। अब जैसे ये सेल अंदर जाएंगे तो ये उन्हें आइडेंटिफाई करेगी और उनके खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करेगी। अब मैटरनल सर्कुलेशन है ये, ठीक है, इसके अंदर एंटी RH एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो गई और वो क्रॉस करके जा रही है प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे के अंदर, और जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको आपस में क्रॉस करवा के एग्लूटिनेशन करवा रही है, जिसकी वजह से HDN हो रहा है। HDN कहते हैं हिमालिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। हिमालिटिक का मतलब जिसमें रेड ब्लड सेल्स ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे बचने के लिए एक तरीका होता है, देयर आर कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर। कॉजेज मैं आपको बता चुका हूँ कि वुमेन जो है वो RH नेगेटिव है और मेन जो है वो RH पॉजिटिव है। अब मेन जो RH पॉजिटिव है उसके दो चांसेस हो सकते हैं, या तो उसके पास दोनों एलील्स जो हैं वो RH बनवाने वाली हो, यानी वो होमोजाइगस हो। इस कंडीशन में तो सारे के सारे बच्चे जो हैं वो उनके RH पॉजिटिव भी पैदा होंगे, तो बहुत चांसेस हैं इसके। तो जो RH नेगेटिव मदर्स होती हैं उनको एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसको आप RH एंटी सीरम कहते हैं। इसके अंदर एंटी RH एंटीबॉडीज़ होती हैं, यानी जो चीज़ मदर बनाने वाली थी वो चीज़ पहले से मौजूद होती है इसके अंदर। ये क्यों दी जाती है कि ये एक अर्ली प्रेगनेंसी में दी जा रही है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, और आफ्टर द बर्थ विद इन 72 आवर्स ऑफ द डिलीवरी दी जाती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि भाई अगर बेबी जो है उसके फीटस जो है उसके ब्लड सेल्स जो है वो क्रॉस करके आगे हैं, तो इससे पहले कि मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो उन्हें रिकग्नाइज़ करे और एक बार जो एंटीबॉडीज़ वो बनाना शुरू कर दे, उससे पहले ही ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये इन बेबी के सेल्स के ऊपर चिपक जाती हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय करवा देती हैं। तो मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो इन्हें आइडेंटिफाई नहीं करता, जब आइडेंटिफाई नहीं करता तो वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू नहीं करता, और ये वाली जो एंटीबॉडीज़ हमने दी हैं ये तो थोड़े वक्त में ख़त्म हो जाएंगी। तो मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू नहीं करता, क्योंकि वो अगर एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करता तो वो लाइफ लॉन्ग बनाता। तो जो भी बेबी के रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो क्रॉस करके आए थे मदर की बॉडी के अंदर, मदर के ब्लड में, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और मदर का इम्यून सिस्टम जो है वो उन्हें ना सेंस कर पाता है, ना वो सेंसिटाइज होता है, और ना ही मदर एंटी RH प्रोड्यूस करना शुरू करती है। जो इंजेक्टेड एंटीबॉडीज़ है वो डिसअपीयर हो जाती हैं बिफोर द नेक्स्ट प्रेगनेंसी, और फिर हर प्रेगनेंसी के अंदर आपको ये काम रिपीट करना पड़ता है ना। एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि एन RH नेगेटिव वुमन इज मैरिड टू एन RH पॉजिटिव मैन, ठीक है, whose father was also RH negative. RH negative woman is married to an RH positive man whose father was also RH negative. Men के father RH negative थे। अच्छा, what are the possible genotypes of each person in the family? What are the chances? हाँ भाई, तो कहानी कुछ इस तरह है कि जो मदर हैं RH नेगेटिव वुमेन जो है वो RH नेगेटिव है, तो लाजमी है कि उसका जो जीनोटाइप है वो स्मॉल डी है, और जो मेन है वो RH पॉजिटिव है। अब RH पॉजिटिव जो है वो दोनों तरह का हो सकता है, कैपिटल डी भी हो सकता है और कैपिटल डी स्मॉल डी भी हो सकता है। बट यहाँ इन्होंने मेंशन किया है कि उनके जो फादर थे वो RH नेगेटिव थे, ठीक है, तो फादर यहाँ पे RH नेगेटिव है, तो जाहिर है फादर से एक स्मॉल डी तो आएगा, तो फादर से स्मॉल डी आया, मदर से जो है वो कैपिटल डी आया, तो लाजमी है उसका जो जीनोटाइप है वो हेट्रोजाइगस है, ठीक है। तो इन्होंने दोनों का यहाँ पे आपको जीनोटाइप बता दिया। स्मॉल डी जो है वो वुमेन का है और कैपिटल डी स्मॉल डी जो है वो मेन का है। अब जब ये क्रॉस होगा तो इसके नतीजे में उन्होंने पूछा है कि ऑफस्प्रिंग क्या क्या होंगे, तो आप स्क्वायर बना लें, स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी, ठीक है। तो कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी, तो 50% जो है वो RH पॉजिटिव है, 50% जो है वो RH नेगेटिव है। तो ये हो गया। अच्छा, व्हाट आर देयर चांसेस दैट द चाइल्ड विल बी अफेक्टेड बाय एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, तो कौन है
जो अफेक्ट होगा जो RH पॉजिटिव है। तो 50% RH पॉजिटिव है तो 50% चांस है कि इनका जो चाइल्ड है वो अफेक्ट हो सकता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एपिस्टेसिस बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर ऑल्टरनेटिव फिनोटाइप्स का नंबर जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ ऑल्टरनेट फिनोटाइप। जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि अगर फ्लावर कलर की बात करें तो रेड फ्लावर या पर्पल फ्लावर, बस ये 2 टाइप्स हैं। बट कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे कि इंसानों के अंदर हाइट की बात करें, वेट की बात करें, इंटेलिजेंस की बात करें, स्किन कलर की बात करें, ठीक है, ग्रीन कलर, वीट के अंदर ग्रीन कलर की बात करें, तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं, ये तमाम एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि जिसके अंदर जो वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। अच्छा, ये जो कैरेक्टर्स हैं ये एक जीन या 2 अलील्स जो है उनसे कंट्रोल नहीं हो सकते। लाजिम है कि इनके लिए एक पेयर ऑफ जीन से जो है वो ज़्यादा जीन्स मौजूद हों जो कि डिफरेंट लोकस के ऊपर लगी हुई हों, डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर लगी हुई हों, और वो साथ मिलकर काम करें, एक एडिटिव वे के अंदर एक एडिटिव इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करें। तो ऐसे जितने भी क्वांटिटेटिव ट्रेट्स हैं इन्हें हम कहते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट्स, और इनको कंट्रोल करने वाली जो जीन्स होती हैं उनको हम पॉलीजीन्स कहते हैं। तो ये या तो पॉजिटिव इफेक्ट देती हैं या ये नेगेटिव इफेक्ट देती हैं, यानी ये ऐड करती हैं या फिर ये ऐड नहीं करती। तो ऐड होना जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट होता है और ऐड ना होना नेगेटिव इफेक्ट है। फॉर एग्जांपल कलर की बात करें तो अगर कोई जीन कलर ऐड कर रही है तो वो पॉजिटिव इफेक्ट है, और अगर कलर नहीं प्रोड्यूस कर रही तो वो एक नेगेटिव इफेक्ट है। तो इसकी वजह से आपके पास कंटिन्यूसली वेरिएंट ट्रेट्स आते हैं। वीट ग्रीन कलर जो है ये इसकी एग्जाम्पल सीन बोर्ड के अंदर भी दी हुई है। तो आपके पास वेरिएशंस है कलर की, कहाँ से लेकर कहाँ तक, वाइट से लेकर डार्क रेड तक। ये आपके पास तकरीबन 7 के करीब डिफरेंट फिनोटाइप्स बनते हैं। ये चार्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये डार्क रेड है, मॉडरेटली डार्क रेड है, फिर रेड है, फिर लाइट रेड है, फिर पिंक है, फिर लाइट पिंक है, फिर वाइट है। तो ये डिफरेंट कलर्स हैं, ये रेंज है फिनोटाइप की जो कि आपको नजर आ रही है। तो इन्होंने क्रॉस करवाया प्लांट्स इन्होंने लिए होमोजाइगस डार्क रेड। कैसे बताया इन्हें होमोजाइगस? क्योंकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन के ऊपर वो अपने ही जैसे प्रोड्यूस कर रहा था, तो ये प्योर प्लांट है। तो होमोजाइगस लिया जिसका कलर जो आ रहा था वो डार्क रेड था, और दूसरा होमोजाइगस लिया जिसका कलर जो था वो वाइट ग्रीन था। जब इनको क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशंस के अंदर सारे जो है वो लाइट रेड कलर के बने, जो कि दरमियानी कलर आ रहा है, लाइट रेड कलर जो कि दरमियानी कलर है। तो बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों पेरेंट्स के दरमियान का एक शेड बन रहा है और ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। लेकिन जब इन्होंने F1 जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइज करवाया, और सेल्फ फर्टिलाइज करवाने के बाद जब इन्होंने देखा तो F2 ग्रेन्स जो थे उनके अंदर से 7 वेराइटीज़ जो है वो निकल के आई। तो ये यहाँ पर क्रॉस दिखाया हुआ है, ये डार्क रेड ग्रीन का प्लांट है, ठीक है, और ये वाइट ग्रीन का प्लांट है। ये बाद में इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि इसको कितनी जीन्स जो हैं वो कंट्रोल कर रही थी। तो ये आइडेंटिफाई किया गया कि 3 डिफरेंट जीन पेयर्स हैं, ठीक है, यानी 3 जीन्स की जोड़ियाँ हैं, टोटल 6 जीन्स हैं या 6 अलील्स हैं जो कि इन्हें कंट्रोल कर रही हैं। तो उनके नाम क्या है भाई? कैपिटल A स्मॉल है, कैपिटल B स्मॉल b और कैपिटल C स्मॉल c। और ये 3 डिफरेंट लोसाई के ऊपर लगी हुई हैं, यानी 3 डिफरेंट क्रोमोसोम्स की जोड़ियों के ऊपर लगी हुई हैं, और ये तीनों जो है ये वीट ग्रीन के कलर को कंट्रोल कर रही हैं। तो ये 6 अलील्स में से जो कैपिटल वाली हैं, कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C, ये इक्वल डोज ऑफ रेड पिगमेंट प्रोड्यूस करती हैं, यानी ये जब एक्टिव होंगी तो ये रेड कलर प्रोड्यूस करेंगी, और इनके मिलने से जो है वो एक पॉजिटिव इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। और जो स्मॉल वाले हैं, स्मॉल A, स्मॉल B और स्मॉल C, यानी ये जो 3 अलील हैं ये कोई रेड पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं करते, तो ये एक नेगेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं। अच्छा, अगर सारी की सारी अलील जो हैं वो कैपिटल वाली हों, यानी किसी प्लांट के पास सारी अलील कैपिटल वाली हों, तो उसका कलर जो है वो डार्क रेड होगा। तो ये वाला शेड प्रोड्यूस करने के लिए जो पिगमेंट अलील्स होनी चाहिए, पिगमेंट प्रोड्यूस करने वाली अलील्स होनी चाहिए, वो 6 होनी चाहिए, दोनों कैपिटल A, दोनों कैपिटल B और दोनों कैपिटल C, तब जाके डार्क रेड कलर प्रोड्यूस होगा। अगर किसी के पास सारी की सारी अलील्स वो वाली हों जो कलर प्रोड्यूस ना कर रही हैं, यानी स्मॉल वाली हों, तो कलर जो है वो वाइट प्रोड्यूस होगा। तो वाइट कलर प्रोड्यूस होने के लिए 0 नंबर ऑफ पिगमेंट प्रोड्यूसिंग अलील्स चाहिए आपको, यानी कोई भी कैपिटल नहीं चाहिए, सारी स्मॉल अल्फ़ाबेट वाली अलील्स चाहिए। अगर ग्रेन के अंदर एक अलील जो है वो रेड पिगमेंट प्रोड्यूस करवाने, यानी 6 में से एक अलील हो रेड पिगमेंट प्रोड्यूस करवाने वाली, यानी ये वाली कंडीशन है, कैपिटल A है और बाकी सब स्मॉल, कैपिटल B है बाकी सब स्मॉल, या कैपिटल C है बाकी सब स्मॉल, तो कलर जो है वो लाइट पिंक होगा। तो खाली एक अलील अगर कलर प्रोड्यूस कर रही है, कलर प्रोड्यूस करिए तो लाइट पिंक होगा। सिमिलरली अगर 2 अलील कलर प्रोड्यूस करें और बाकी 4 ना करें तो पिंक कलर हो जाएगा। 3 अलील प्रोड्यूस करें, 3 ना करें तो लाइट रेड होगा। 4 प्रोड्यूस करें, 2 ना करें तो रेड प्रोड्यूस होगा, और 5 प्रोड्यूस करें और 1 ना करें तो मॉडरेटली डार्क रेड होगा। तो ये वैराइटीज़ आपको नज़र आती हैं। तो सारी अलील्स यहाँ पे कलर प्रोड्यूस करनी है डार्क रेड, सारी अलील्स नहीं करनी वाइट। इनके जो गैमेट्स बने उनके अंदर एक कैपिटल A आ गया, एक कैपिटल B, एक कैपिटल C, इधर एक स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c। जब ये दोनों मिले तो ये हेटेरोजाइगस बना।
और इसका जो कलर था वो दरमियान में था, लाइट रेड, तो ये F1 जनरेशन थी। जब इनका क्रॉस करवाया गया तो उसके नतीजे में इतनी सारी जो है ये आपके पास वैराइटीज़ प्रोड्यूस हुई और डिफरेंट तरह की 7 वैराइटीज़ जो हैं वो इसके अंदर प्रोड्यूस हुई हैं। तो ये जो है आपका ये शो करता है कि जो वीट कलर है ये जो है ये एक पॉलीजेनिक कैरेक्टर है। सिमिलरली इंसानों के अंदर जो स्किन कलर की इनहेरिटेंस है वो भी पॉलीजेनिक है, मल्टीपल जीन्स जो है वो कंट्रोल करती हैं इसे। तो हमारा जो स्किन कलर है वो डार्क होता है मेलानिन की प्रोडक्शन से, जो कि स्किन प्रोड्यूस करती है। डार्क स्किन जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं, लाइट स्किन इंडिविजुअल्स जो हैं वो लेस प्रोड्यूस करते हैं। तकरीबन 3 जीन्स जो हैं वो रेगुलेट करती हैं, 3 जीन्स हमारे पास हैं इसके अंदर भी जो रेगुलेट करती हैं अमाउंट ऑफ मेलानिन प्रोडक्शन। तो एक जीन ए है हमारे पास, ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? परमानेंट सर्वाइवल, प्रोलिफरेशन और माइग्रेशन ऑफ मेलानोसाइट। मेलानोसाइट वो सेल्स होते हैं जो ये कलर प्रोडक्शन करते हैं, मेलानिन प्रोडक्शन करते हैं। तो उनके सर्वाइवल के लिए, उनका नंबर इंक्रीज होने के लिए और उनकी माइग्रेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए स्किन के अंदर ये जीन ए रिस्पॉन्सिबल है। जीन बी जो है ये एक एंजाइम बनाती है जिसका नाम है टायरोसिनेज। टायरोसिनेज वो एंजाइम है जो कि टायरोसिन से, जो कि एक अमाइनो एसिड है, उससे मेलानिन प्रोड्यूस करता है। इफ़ यू रिमेंबर फिनाइलएलेनिन जो है वो कन्वर्ट होता है टायरोसिन के अंदर, ठीक है, और फिर इस टायरोसिन से आगे जाकर मेलानिन प्रोड्यूस होता है। और एक जीन सी है जो रिस्पॉन्सिबल है डिटरमाइनिंग के लिए, किस चीज़ के लिए? फियोमेलानिन और यूमेलानिन के लिए। तो मेलानिन की जो प्रोडक्शन होती है उसको मेलानोजेनेसिस कहते हैं और उसके अंदर हमें ये दोनों पिगमेंट्स बनते हुए नज़र आते हैं। जो फियोमेलानिन, जो यूमेलानिन है ये डार्क पिगमेंट है और ये ब्लैक एरियाज़ जो होते हैं हमारे पास, ब्लैक हेयर हैं जैसे या आई लैशेज़ हैं, इनके अंदर जो है ये पिगमेंट आपको देखने को मिलता है। जबकि जो फियोमेलानिन है ये लाइटर पिगमेंट होता है और ये रेड हेयर के अंदर या रेड एरियाज़ जो होते हैं जैसे कि लिप्स हैं, इनके अंदर ये पिगमेंट जो है ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर हमें नज़र आता है। तो ये जीन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि आया ये वाला पिगमेंट बनेगा या ये वाला पिगमेंट बनेगा, डिपेंडिंग ऑन कि बॉडी के अंदर कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। अब हर जीन की 2 फॉर्म्स होंगी। अब एक अलील वो होगी जैसे कि ए है, तो इनमें से एक कैपिटल ए होगी और एक स्मॉल ए। जो कैपिटल ए वाली अलील होगी वो डार्क स्किन बनाने की तरफ लेकर जाएगी और जो स्मॉल ए होगी वो लाइट स्किन बनाने की तरफ लेकर जाएगी। जो कैपिटल बी होगी वो डार्क स्किन की तरफ लेकर जाएगी, स्मॉल बी जो है वो लाइट स्किन की तरफ जाएगी। तो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी ये एक्ट करती हैं डार्क स्किन अलील्स, यानी इनके होने से जो फिनोटाइप है वो डार्क की तरफ जाता है क्योंकि ये पिगमेंट प्रोड्यूस करवाती हैं, मेलानिन प्रोडक्शन इंक्रीज करवाती हैं। जबकि स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी हैं ये लाइट स्किन अलील्स कंसीडर की जाती हैं, ये इनहिबिट करवाती हैं मेलानिन प्रोडक्शन। तो अब 7 डिफरेंट शेड्स जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि रेंज कर रहे हैं वेरी लाइट से वेरी डार्क तक। तो वेरी लाइट वो है कि जिसके अंदर सारी अलील्स जो हैं वो लाइट, सारी अलील्स जो हैं वो लाइट स्किन वाली हैं, और डार्क, वेरी डार्क वो है जिसके अंदर सारी अलील्स जो हैं वो डार्क वाली हैं। ज़्यादातर इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनका इंटरमीडिएट स्किन कलर होता है। अच्छा, एक और चीज़, ये जो अलील्स हैं एक दूसरे के ऊपर कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं है, बल्कि इनके अंदर हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस नज़र आती है, मिक्सचर हमें नज़र आता है। तो जिनका जीनोटाइप जो है हमारे पास वो कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी है, यानी दरमियान वाला है। इनका जो कलर होता है वो मुलाटो कलर होता है। मुलाटो कलर जो है वो उनमें देखने को मिलता है जिनका जो ब्लैक और वाइट कपल होता है, कपल्स में एक ब्लैक और एक वाइट है, तो उनके बच्चे जिस कलर के होते हैं वो मुलाटो होता है। तो ये इमेज अगर आप देखें तो ये डार्क और वाइट जो है इनका क्रॉस है, तो ये दरमियान वाले जो आपको दरमियान वाले जो नज़र आ रहे हैं ये मुलाटो है। तो इनका जीनोटाइप जो है वो भी इंटरमीडिएट होता है। तो याद रख लीजिए कि मुलाटो जो है इसका जीनोटाइप जो है वो ये है, दरमियान वाला, एक कैपिटल ए, एक स्मॉल से, एक कैपिटल बी, एक स्मॉल बी, एक कैपिटल सी, स्मॉल से। अब अगर 2 इस तरह के 2 मुलाटो जीनोटाइप जो हैं इनको अगर आपस में क्रॉस करवाया जाए तो ये तकरीबन 8 डिफरेंट तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं ईच, ठीक है, हर एक के अंदर 8 डिफरेंट तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। अब अगर 8 आप इस तरफ लगाएं और 8 आप इस तरफ लगाएं तो टोटल 64 के करीब जो है आपके पास वो बनेंगे, 64 के करीब कॉम्बिनेशंस बनेंगे। लेकिन टोटल अगर आप फिनोटाइप देखेंगे तो स्किन कलर जो है आपके पास 7 स्किन कलर्स ही आएंगे। सो दिस इज़ इट, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। फिलहाल यहाँ तक रखते हैं, एपिस्टेसिस से आगे ऑनवर्ड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे।